तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 9वां मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं जो बिहार एसएससी पैटर्न पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दो खास बातें। पहला, ये लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा किस नदी पे स्थित है? तो ये रावी नदी पे स्थित है। ये हड़प्पा का मोहनजोदड़ो स्थल है, जो ये विशाल स्नानागार आप लोग पढ़ते आए हो आज तक, वहीं ये विशाल स्नानागार है। इसको आप लोग देखो, पिक्चर को देख के पिक्चर के माध्यम से कुछ चीज़ें याद रखने का कोशिश करो। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त स्थल है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। देख लो, यही डांसिंग गर्ल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? तो किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? तो तांबा का। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश से मिलती है? देखो, ये मैप है इंडिया का, और यहाँ पे काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जितने भी मिट्टी हैं उन सबको मैप में दिया गया। आप इसको जूम करके देखेंगे कि कौन सा मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पे है। देखो, हम लोग अगर मैप में देखें तो ये वाला पोर्शन जो है ये गुजरात का पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का पड़ता है, और ये वाला क्षेत्र महाराष्ट्र का पड़ता है। तो अब देख लो, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी होगा, गुजरात भी होगा। क्या हो जाएगा? ऊपर लिखित सभी प्रदेशों में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वनों से हमें कैसा सहायता मिलती है? वनों से कैसे सहायता मिलती है? तो मिट्टी कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में। तो हमें तीनों से सहायता मिलती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रकार से। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कालिदास के द्वारा। याद कैसे रखना है अभिज्ञान से? देखो, अभिज्ञान नहीं है, अभिज्ञान नहीं है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो उसी डाल पे बैठ के उसी को काटते थे? तो ये कालिदास थे। अगला प्रश्न है, अच्छा, मैंने आज लगभग 55 जो बुक है हिस्ट्री के, उसको मैंने आज कराया है। आप जाके उसको पहले देख लो, सारे ट्रिक से कराए हैं। इसके बाद आपको कहीं से और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही में जो भी प्रश्न आएंगे वो इतना ही में होंगे। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम अमेरिका गिराया था, किस पे? तो हिरोशिमा शहर पे 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया था। दोनों बम अमेरिका ने गिराया था। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र बना। तो भारत गणतंत्र बना, यहाँ पे दो प्रश्न उठते हैं, एक गणतंत्र कब बना, एक स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई। तो देखो, जब गणतंत्र की बात आए तो 1950, और उसी समय 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र घोषित हुआ और संविधान लागू हुआ। लेकिन अगर आज़ादी की बात करें तो आज़ादी कितना? तो 15 अगस्त 1947 को मिला था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया? तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं? तो रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं? ये ब्राज़ील के नागरिक हैं। अगला प्रश्न है, जसपाल राणा का संबंध है। तो ये देख रहे हो वो फिगर में, यही जसपाल राणा है, और इनके हाथ में जो ये प्यारा सा देख रहे हो ना, ये क्या है? समझ गए होगे, किससे? शूटिंग से। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज में आया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में। देखो, राजस्थान में टोटल हम लोगों को 2 जो स्थल है उसको याद रखना है। पहला, एक तो कालीबंगा, दूसरा बालाथल। ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में कुछ साइट्स हैं, जैसे लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर। क्या है? लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर। जो लोथल है, लोथल साइट है, इसको सिंधु घाटी का पतन बंदरगाह या गोदीवाड़ा कहते हैं। ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंजाब में देखो, पंजाब में भी 2 साइट्स हम लोग को याद रखने हैं। कौन कौन सा? तो रोपड़ और संघोल। इसको याद करने का एक अद्भुत टेक्निक क्या है? देखो, संघोल और रोपड़। पंजाब में क्या है, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ दारू पीते हैं। अगर उन लोगों को दारू नहीं दोगे तो क्या होगा? वो रो पड़ने लगते हैं, बोलते हैं घोल नहीं तो रोने लगेंगे।
तो संघोल और रोपड़। हरियाणा में टोटल 3 साइट्स हम लोग को याद रखना है, भगवानपुरा, राखीगढ़ी और बनवाली। इसको भी याद रखना बहुत आसान है। हरियाणा में क्या है, लड़कियों की जनसंख्या कम है तो वहाँ पे राखी भगवान जी से भी वो लोग बनवा लेते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, भगवान जी से भी राखी बनवाली, यानी भगवानपुरा, राखीगढ़ी और बनवाली। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो राखीगढ़ी है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें जो टोटल मंदिर है छोटे छोटे वो कितने हैं, 29 हैं। अब बात करें अजंता से, तो यहाँ से एक चित्रकारी प्राप्त हुआ है जातक कथा का, ठीक है, जिससे हमें किसका, तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का पता चलता है। महाराष्ट्र में एक और है, महाराष्ट्र में एक और मंदिर है एलोरा, एलोरा मंदिर, उसमें टोटल 34 छोटे छोटे मंदिर हैं, ठीक है। मंदिर से बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है, खजुराहो मंदिर है जो जैन धर्म के लिए, जो जैन धर्म से संबंधित है। एक और मंदिर का बात करते हैं, राजस्थान, माउंट आबू जो दिलवाड़ा में है, सोलंकी शासक बनवाया था। पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर, माउंट आबू दिलवाड़ा जो राजस्थान का है, जो ये भी जैन मंदिर है। अगर बात करें अजंता की, तो अजंता किससे है, तो ये बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है, तो वर्धमान महावीर का जन्म स्थान क्या है, कुंडलग्राम। देख लो कुंडलग्राम, थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है कुंडलग्राम लिखने में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था, तो कहाँ पे दिया था, ये सारनाथ में दिए थे। और जो प्रथम उपदेश दिए थे उसी को क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन समृद्ध भाषा है, तो कौन सा भाषा है, तो ये तमिल भाषा है। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये झारखंड में होता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो ये काली मिट्टी है। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, बृहत संहिता का रचयिता कौन था, तो देखो बृहत संहिता नाम से ही क्या है, बृहत मतलब बहुत बड़ा। देख लेना ऑप्शन में जो सबसे बड़ा होगा, चलो ऑप्शन में देखते हैं, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्महीर। देखो ब्राह्महीर क्या है, 12 का संकेत आ रहा है ना, तो 12 ये सबसे बड़ा है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ब्राह्महीर। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, देखो मुद्रा राक्षस, राक्षस कैसा होता है, विशाख, विशाल होता है, विशाल से कैसे याद रहेंगे, तो विशाख। अगला प्रश्न है, रजत रंगिनी लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये कल्हण के द्वारा। देखो मैं बोल रहा हूँ कि 53 से 55 बुक का मैंने एक सीरीज आज अपलोड करने वाला हूँ रात को 9 बजे, आप सब उसको देखो। इसके बाद हिस्ट्री के जितने भी बुक आते हैं ना, सारे उस वीडियो से होंगे, वो 12-13 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग जाकर उसको वॉच करो। अगला प्रश्न है, टेहरी बांध स्थित है, टेहरी बांध कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रसंघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, डेविस कप संबंधित है, डेविस कप किससे संबंधित है, तो ये लॉन्ग टेनिस से संबंधित है। देख रहे हो ना, डेविस टेनिस दोनों रिलेटेड है। चलो अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, किसके राज्यकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के राज्यकाल में आया था। अब याद कैसे रखना है, देखो ह्वेनसांग जब सॉन्ग बजने लगेगा तो क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे, खुशी के मारे तुम मेरे डांस करने लगोगे, तुम डांस करने लगोगे। तो ह्वेनसांग जब भी सॉन्ग सुनेगा क्या होगा, खुश हो जाओगे। तो खुश से देखो हर्ष का मतलब भी क्या होता है, खुश होना, तो क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। चलो अगला प्रश्न है, अंगकोरवाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंगकोरवाट का जो विशाल विष्णु मंदिर है कहाँ है, कंबोडिया में। ये देख लो, एक पिक्चर मैंने डाल रखा है, इसको देखो और इसके माध्यम से आप लोग इसको याद करने का कोशिश करो, ठीक है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण ये अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न है, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए या स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था, तो कौन सा राजवंश था, तो ये चोल राजवंश था।
अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। तो कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क कहाँ का था? तो ये कुषाण वंशीय शासक था। अगर बात करें गांधार शैली की, गांधार शैली का बात करें तो ये दो शैलियों का मिश्रण है, एक तो यूनान, दूसरा भारतीय, दोनों को मिला के गांधार शैली का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा केंद्र वल्लभी स्थित था। तो वल्लभी कहाँ पे था? तो ये गुजरात में था। अगला प्रश्न है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो दिल्ली से दौलताबाद ये मोहम्मद बिन तुगलक लेके गया था। और ये सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज फिलोसफर, दार्शनिक, ये मैथमेटिशियन, ये बहुत तेज था। लेकिन इसने अपने द्वारा जो 5 काम किया था उसमें सब में इसको असफलताएं मिला। और इसके मरने के बाद वहाँ के जो लेखक थे उन्होंने क्या लिखा है, फाइनली यहाँ के लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिल गई और तुगलक को वहाँ की प्रजा से। चलो अगला प्रश्न है, कानपुर स्थित है। कानपुर किस नदी पे स्थित है? तो ये गंगा नदी पे स्थित है। तो गंगा नदी पे बहुत सारे जो शहर बसे हुए हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, जिसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज अभी बोलते हैं, और भागलपुर। ये सारे शहर कानपुर में स्थित है। कानपुर में बोल रहा हूँ, गंगा नदी पे स्थित है। चलो अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें स्रोत नहीं है? देखो सबसे पहले इस प्रश्न को आप लोग ट्राई कर लो, मैं समझाता हूँ। तो औद्योगिक वित्त जो होता है, औद्योगिक वित्त क्या होता है? जो कंपनियों को, जो उद्योग है ना, जो इंडस्ट्री है, उसको क्या है? लोन देने से संबंधित है। क्या है? लोन देने से संबंधित है। अब देखते हैं, देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, इसको क्या बोलते हैं? इसको इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सार्वजनिक, निजी, सरकारी क्षेत्र के जो भी उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, उनको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन देना या ऋण देना था। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ये जो राज्य वित्त निगम है, चलो इसको देखते हैं। राज्य वित्त निगम है जिसको स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। अगर बिहार का है तो बिहार लगा देंगे, केरला का है तो केरला लगा देंगे। इसका गठन जस्ट इसके 3 साल बाद 1951 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो सार्वजनिक, जो राज्य के छोटे सार्वजनिक, निजी या सरकारी क्षेत्र के जो भी उद्योग थे उनको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन देना था। ठीक है। यहीं पे अगर नाबार्ड की बात करते हैं, देखो अगला ऑप्शन क्या है? नाबार्ड। तो नाबार्ड की बात करते हैं तो इसका देखो, नाबार्ड का तो सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। तो इसका काम क्या है? तो एक कृषि रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं उनको ये लोन प्रदान करती है। यानी अगर बात करें कृषि के तो एपेक्स बैंक है, मतलब सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है। वहीं पर हम लोग यूटीआई की बात करते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? इसका स्थापना तो सबसे पहले कितना में हुआ था? 1964 में हुआ था। ठीक है। 1964 में हुआ था। भारत का यह एक अग्रणी म्यूचुअल फंड है। देखो इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो म्यूचुअल फंड होता है उसका नियंत्रण करना होता है। इसका काम नियंत्रण करना होता है। देखो ये जो 3 है, ये जो 3 आप देखें, ये क्या है? तो ये ऋण देता है कंपनियों का, लेकिन ये क्या करता है? ये निवेश करता है, उद्योग में निवेश करता है, ना कि ऋण देता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस 5 वर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो देखो जो ये चौथी 5 वर्षीय योजना है ना, इसके काल के दौरान कीमत स्तर घटा। तो क्यों घटा? सबसे पहले तो देखते हैं, जो ये चौथी 5 वर्षीय योजना था, इसका क्या समय था? 1969 से 74 तक। ठीक है। 1969 से 74 तक का ये था। इसका जो लक्ष्य था वो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। अब क्या होता है, जैसे 1969 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक को नेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है। अब नेशनलाइज कर दिए, 2 साल बाद क्या होता है, 1971 में पाकिस्तान के साथ पहले इनडायरेक्ट युद्ध होता है, बाद में हम लोग डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं और बांग्लादेश को आज़ाद करा के उसको एक अलग देश बनवा देते हैं। ठीक है। फिर से क्या होता है, 1974 में 18 मई 1974 को
स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण हम लोग या पोखरण परीक्षण करते हैं। पोखरण परीक्षण 1 करते हैं। ये पोखरण कहाँ पे है? तो राजस्थान का जैसलमेर का एक जगह है। राजस्थान में जैसलमेर जिला है जिसका एक जगह है, ठीक है। अब इन सब के कारण औद्योगिक विकास के लिए धनराशि की कमी हो जाती है। चलो अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो इसका क्या था समय? तो 1951 से 1956। और किस मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्डोमेर मॉडल पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का बात करें तो 56 से 61 था और ये था महालेनोबिस, नेहरू महालेनोबिस मॉडल पे, ठीक है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना और फिर मैंने चौथी भी बता दिया। चलो अगला प्रश्न है, भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है। तो नोट निर्गम जो प्रणाली आधारित है वो किस पे आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। चलो देखते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होता है। तो वर्तमान में आरबीआई नोट जारी करने के लिए जिस पद्धति को यूज करता है उसे न्यूनतम कोष पद्धति या मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी समय आरबीआई के पास 200 करोड़ का मूल्य से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 115 करोड़ स्वर्ण भंडार आवश्यक है, ठीक है। तो न्यूनतम को समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल है। तो देखो ऐसे प्रश्न को टैकल करना बहुत आसान होता है और 4-5 प्रश्न आपको आ जाते हैं एग्जाम में। देखो बिहार राज्य की पूछ रहा है, आपको पता है चाय कहाँ का है? तो ये असम का है। रबड़ केरल का है। नारियल और कॉफ़ी कर्नाटक का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, गन्ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। कौन सा अध्याय है वो? तो यह है मौलिक कर्तव्य। ये किसके अनुशंसा पे जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो था उनके अनुशंसा पे जोड़ा गया था। अच्छा, 1976 का 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें हुआ क्या क्या था, जो चेंजेस हुए थे, क्या क्या हुए थे? तो जो प्रस्तावना था संविधान का उसमें 3 शब्द नए जोड़ दिए गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। साथ में आपने देख ही लिया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तीसरा क्या हुआ चेंजेस, जो राष्ट्रपति थे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। कोरम व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल था वो 5 साल से 6 साल कर दिया गया। अब इतने सारे चेंजेस कर दिए गए ना, जिसकी वजह से इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानने लगे। चलो अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न पहले, अगर आप बिहार एसएससी मेंस देने जा रहे हो, बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हो, 66 बीपीएससी या 3rd सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सीरीज आप पोस्टमार्टम सीरीज जाके देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो, दिल खुश हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब वहाँ पिक्टोरियल फॉर्म में हमने करा रखा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये कौन देते हैं? अटॉर्नी जनरल, जिनको महान्यायवादी बोलते हैं। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। यहीं पे अगर राज्य सरकार की बात करें, कानूनी विषय पे कौन परामर्श देता है? तो कौन देता है? वो एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति संसद के पास है। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के संदर्भ में नहीं आता है? तो देखो, ये भूमि सुधार का क्रियान्वयन ये पंचायती राज में आता है, ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण नहीं, ये नहीं आता है। ये किसका है? तो ये जुडिशियरी का पार्ट है। अगला, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का, हाँ ये आता है, ठीक है। तो ये जो न्यायिक पुनरीक्षण है ये जुडिशियरी का पार्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो कौन है? तृतीय क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर। चलो अगला प्रश्न है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलो अगला प्रश्न है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल की है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है?
तो कौन सा है? केंद्रीय उत्पाद कर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो गैस का यूज होता है वो कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के बाद हमें ऑक्सीजन और पेड़ पौधे को क्या मिलता है? ग्लूकोज या शर्करा। चलो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्तियों से उत्पन्न होते हैं? तो ये पथस्पट, देखो पथस्पट है ना, इसमें पत्तियों से नए पौधे बनते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनता है। अगला प्रश्न है थॉमस एडिसन ने आविष्कार किया था। तो थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बिजली के बल्ब का। अगला प्रश्न है सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक था। किसने था? तो ये डार्विन था। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द का निर्माण किया। किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें? कॉर्क में देखा था। वो क्या था? डेड सेल था, मरा हुआ था। अगला प्रश्न है बेरी बेरी रोग होता है विटामिन। तो बेरी बेरी रोग किससे होता है? विटामिन B1 से होता है। सी से क्या होता है? तो स्कॉर्बी या पायरिया होता है। ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया और क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया और रतौंधी। अगला प्रश्न है थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है, क्या होता है? गलगंड होता है। अगला प्रश्न है घरेलू मक्खी के कारण होता है। तो घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है? हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति समान है किसके? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के समान है। अगला प्रश्न है बिजली के एकक यानी 1 किलोवाट आवर से क्या संबंधित है या क्या तात्पर्य है? तो देखो 1 किलोवाट आवर को ही हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। चलो देखते हैं ऑप्शन को। कह रहा है 100 वाट इंटू 10 घंटे जलाया जाए। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाए, यानी 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट है। तो देखो क्या होता है इसका, मान लिए जितना वाट है कितना आवर चल रहा है बटा 1000 से हम लोग अगर भाग दे देंगे ना तो क्या हो जाएगा? मेरा यूनिट निकल जाएगा। अब देखो कितना वाट है? तो 100 वाट है। कितना घंटा चल रहा है? तो 10 घंटा चल रहा है। अब बताओ इसको हम 1000 से भाग दे दिए तो क्या बच गया? 1 बच गया, यानी 1 यूनिट हो गया। तो क्या है? ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है रेफ्रिजरेटर एक पूरे दिन चल सकता है। भैया रेफ्रिजरेटर का हमको क्या है? रेटिंग नहीं पता है, तो नहीं होगा ये। ऑप्शन सी क्या रहा है? टेलीविज़न 6 घंटे चलाया जा सकता है। तो ये भी नहीं, रेटिंग पता नहीं है। और उपयुक्त सभी, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम गैस होती है। पेट्रोलियम गैस क्या होती है? तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों का मिश्रण होती है। अगला प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की, तो किस पे? आयु पर भी करता है, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पे, यानी सभी पे करता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का। अगला प्रश्न है भारत में गौ वंश की नस्लें हैं। तो भारत में अगर गाय की बात करें तो टोटल 25 नस्लें हैं और भैंस की बात करें तो 5। अगला प्रश्न है खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। ऊष्मा के उत्पादन की क्या कारण है? तो नमी की अधिकता और कवक वृद्धि, ये 2 मेन कारण है। अगला प्रश्न है खाद्यान्नों से सुरक्षित भंडारण के लिए निम्न की उपयुक्त मात्रा होती है। कितना? तो ये 14% से, जो नमी की मात्रा होती है कितना? तो 14% से कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? तो अनुवांशिक रोग कौन सा है? हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो कौन सी गैस रोकती है? ये ओजोन गैस रोकती है, जो कितना हमारे वायुमंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन का पट्टी होता है। चलो अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? धरती पर ताप बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? तो ये सागर तल से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित धातु है? तो कौन सा मिश्रित धातु है? तो पीतल। किसका मिश्रण है? तो तांबा और जिंक का। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, कौन सा धातु है? तो ये सिलिकॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप होता है, क्या होता है? तो ये हीरा।
जो सबसे शुद्ध रूप होता है कार्बन का वो क्या है? हीरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो ये रुई जो है ये संश्लिष्ट रेशा नहीं है। अगला प्रश्न है, जीवन का प्रादुर्भाव हुआ। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ पे हुआ? यानी सबसे पहले कहाँ? तो जल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं होता है? तो कौन सा कीट उपयोगी नहीं होता है? एक घरेलू मक्खी। अगला प्रश्न है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आप हिंदी का मॉक टेस्ट 2 नहीं देखे हो तो जाके देख लो, और मॉक टेस्ट 10, 11, 12 हम लोग टोटल 50-60 मॉक टेस्ट लगाने वाले